नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां पिछले कुछ दिनों से भारी हिंसा और राजनीतिक संकट का माहौल बना हुआ है। जी हां, वही काठमांडू जहां जेनजेड युवा आंदोलनकारियों और सेना के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल की राजधानी में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। पूरे शहर में सेना की भारी तैनाती की गई है और प्रशासन ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर कर्फ्यू लगा रखा है। अब तक इस हिंसा में 31 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन नेपाल में सिर्फ हिंसा ही नहीं, सरकार बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आज सुबह नेपाली सेना और जेनजेड आंदोलनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। बात का मुख्य मुद्दा नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और इस चर्चा में जेनजेड के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी शामिल हुए। प्राप्त खबरों के अनुसार नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। उन्हें जेनजेड और काठमांडू के मेयर वालेन शाह का पूरा समर्थन भी मिला हुआ है। सूत्रों के अनुसार सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में वालेन शाह की प्रॉक्सी के रूप में काम करेंगी और जब चुनाव होंगे तब वालेन शाह खुद ही चुनाव लड़ेंगे। इस बीच आंदोलनकारियों द्वारा जेल का गेट तोड़ देने से नेपाल की जेल से कई कैदी भी भाग निकले हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने अब तक नेपाल सीमा पर 35 कैदियों को पकड़ा है, जिनमें 22 कैदी उत्तर प्रदेश के, 10 कैदी बिहार के तथा 3 कैदी पश्चिम बंगाल के हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। नेपाल के पूर्व अटॉर्नी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर युवराज संगरोला का कहना है कि जेनजेड का यह आंदोलन अब संदिग्ध तत्वों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संविधान की कमियों के बावजूद इसे खत्म करना देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप पौडेल ने आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों से इस मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सहमति से सरकार और संविधान में संशोधन के जरिए 6 महीने के अंदर पार्टी का महाधिवेशन बुलाकर इस मसले को सुलझाया जा सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री ओली, प्रचंड और माधव नेपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को राजधानी से 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी के सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। सेना का कहना है कि यह कदम पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी था। गुरुवार को नेपाल की रामछेपा जेल में सुरक्षा बलों की गोलाबारी से 3 कैदी मारे गए हैं और 14 कैदी घायल हो गए हैं। देश भर में घायल लोगों की संख्या अब बढ़कर 1033 तक पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा घायलों का इलाज सिविल सर्विस अस्पताल, नेशनल ट्रामा सेंटर और एवरेस्ट अस्पताल में चल रहा है। अब बात करते हैं आंदोलन की मुख्य वजहों की। आंदोलन की पहली मुख्य वजह सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कई साइट्स पर प्रतिबंध लगाना है, और दूसरी वजह भ्रष्टाचार और बड़े घोटाले, जैसे 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि घोटाला तथा 2023 और 24 में भी बड़े घोटाले। तीसरी वजह है राजनीतिक स्थिरता, पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्रियों का बदलना। चौथी वजह बेरोजगारी और असमानता, देश में 10% से अधिक बेरोजगारी और देश के 20% के लोगों के पास पूरे देश की आधी से अधिक संपत्ति का होना। पांचवी वजह विदेशी दबाव, नेपाल में अमेरिका और चीन की नीतियों का असर। छठवीं वजह भारत से दूरी, लिपुलेख विवाद और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध। सातवीं वजह भाई भतीजावाद, नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद
तथा विदेशी यात्राएं तथा महंगे ब्रांड दे रखे हैं। इन सब कारणों ने जेएनजेड युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनमें एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की हैं ताकि नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन लौट सकें। अब बात करते हैं अंतरिम पीएम बनने वाली सुशीला कार्की की। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 में सरलाही, नेपाल में हुआ था। उन्होंने BHU बनारस से राजनीतिक शास्त्र में MA किया है। 2016-17 तक वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और मनमाने फैसलों के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल केसों में सख्त कदम उठाए हैं। नेपाल कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए वे जानी जाती हैं। तो दोस्तों, अब नेपाल की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरा देश सेना के नियंत्रण में है। पूर्व PM ओली ने इस्तीफा दे दिया है। आंदोलनकारियों ने प्रतिनिधि मंडल बनाया है। नियमानुसार अब राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो देश में फिर नए चुनाव होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट नेपाल की राजनीतिक अशांति और जेएनजेड आंदोलन के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट कर हमें बताएं कि नेपाल के इस संकट को आप कैसे देखते हैं।